प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन के ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक ना बुक होती है एनसीईआरटी आपके पास जो है, ठीक है। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है। आपको जो रेफरेंस बुक्स मिलती है ना, तो 3 बुक्स मिलती हैं आपको, पता है आपको। उसमें तीसरी बुक होती है, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं। तो अगर पेपर फाइनल का, क्योंकि हमें तो पता नहीं कहाँ से आना है, आएगा कहाँ से, एनसीईआरटी बुक से आना है या एग्जाम्पलर से आना होता है, ठीक है। तो अभी कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लें जल्दी से। प्रोजेक्टाइल हमारे सिलेबस में 2 तरह की होती हैं, एक होती है एंगुलर प्रोजेक्टाइल एंड सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। मैं दोनों से फॉर्मूला लिखवा देना, नोट कर लेना। पेपर से अगर क्वेश्चन आए एटलीस्ट फॉर्मूला लिख के आओगे तभी नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। पहले देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हाइट h से आपने बॉडी को थ्रो किया u स्पीड से, ठीक है। बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई। कौन सा ट्रैक है, कौन सी शेप है ये? शेप क्या है? पैराबोलिक। MCQ 1 मार्क में आता होता है। यहाँ पे टाइम वॉच ऑन की थी, यहाँ पे टाइम 0 था। यहाँ पे टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2h/g। डेरिवेशन आपने खुद कर ली, ठीक है। अब डेरिवेशन डिस्कशन नहीं चलेगी, वो हमने कर ली हुई है, फॉर्मूला डिस्कशन। टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल मीन है चौक को मैं ऐसे थ्रो करूँ, अगर चौक में ऐसे थ्रो करांगा, कितनी हाइट तो थ्रो कितना वो, और कहाँ जा गिरेगी वो नोट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी पहले, ठीक है। तो वो टाइम ये आता है। अच्छा, ये बड़ा सिंपल मेथड होता है किसी भी बिल्डिंग की हाइट नोट करने का। किसी भी बिल्डिंग टॉप से आप बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दे के लीव कर दो, ले लो बेटे, हाइट से थ्रो करो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो आपको, तो टाइम, क्या ये टाइम में इनिशियल वेलोसिटी आ रही है पहले बताओ? मैटर नहीं करता। तो मीन्स अगर आपने अपने घर की हाइट नोट करनी है ना, कुछ ना करो, टेरेस पे जाके ना एक बॉल पकड़ो या स्टोन पकड़ो, थ्रो कर दो। जब थ्रो करोगे स्टॉप वॉच ऑन कर दो। जब वो स्टोन नीचे गिरेगा, जिस टाइम पे गिरा स्टॉप वॉच नाली बंद कर दो। स्टॉप वॉच पे जितना टाइम होगा वो ये कैपिटल T होगा। इसको सॉल्व करो, जी की वैल्यू 10 पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ योर होम आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी पहले। हाइट अपनी बिल्डिंग की कैसे निकालनी, सबसे ईजी मेथड ये वाला होता है। फिर ये होती रेंज, बॉडी कितनी दूर की थी जाके, रेंज कैसे आती है? U × √2h/g। मीन्स ज़्यादा स्पीड से थ्रो करोगे बॉडी दूर जाएगी, कम स्पीड से थ्रो करोगे बॉडी पास आएगी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला था। फिर आता है कि किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ पहुँच गए टाइम t पे, तो बॉडी की वेलोसिटी कैसे निकालोगे? टेंजेंट। ये जो टेंजेंट वेलोसिटी है ये इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है? इंस्टेंटेनियस एट द पॉइंट। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक कौन होगा? क्या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज होता है प्रोजेक्टाइल में? बॉडी जब भी आप थ्रो करते हो इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगती, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा? सेम। और वर्टिकल कंपोनेंट इसके इसमें क्या आना है? GT। क्या आना है? GT। कैसे आता है? V = U + AT। क्या इनिशियली जब बॉडी को थ्रो किया था कोई वर्टिकल वेलोसिटी थी वहाँ पे? इज देयर एनी वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली? तो V = U + AT जब आपने वर्टिकल मोशन में लगाना है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखनी है। और एक्सेलरेशन कितनी होती है बॉडी की? G होती है ना, T क्या है? टाइम। देखो अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो डाउनवर्ड वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, कम टाइम होगा तो डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। और ये थी किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है। किसी भी इंस्टेंट में बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया और बॉडी ने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, उसके भी फॉर्मूले थे। हॉरिजॉन्टल तो सेम ही होता है U × T, और वर्टिकल क्या होता है? हाफ GT²। सिंपल, चौकली हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कितना होता है? स्पीड × T, और वर्टिकल क्या होता है? हाफ GT²। बेटे हाफ GT² कैसे आता है पता आपको? एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है इस केस में, क्या वर्टिकल में लग रही है? ओनली हॉरिजॉन्टल और ओनली वर्टिकल, दोनों से एक है। जब आप बॉडी को थ्रो करते हो, क्या जो एक्सेलरेशन बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है वो नीचे को लग रही है कि फॉरवर्ड भी लग रही है? फॉरवर्ड कभी नहीं लग रही, एयर निगलेक्ट की हुई है। फॉरवर्ड नहीं लगने का मीनिंग मोशन यूनिफॉर्म, तभी सिंपल देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्पीड × टाइम आ गया। बट वर्टिकल कैसे आया? UT + हाफ AT² लगाना था, बट इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कोई थी ही नहीं, ओनली हाफ GT²। ये फॉर्मूले क्लियर हो गए। ये सारे कब आएंगे? आपको ये चेक करना होगा कि न्यूमेरिकल में वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा है कि एंगुलर कह रहा है। ये कौन सी प्रोजेक्टाइल है? सारे फॉर्मूले कवर हो गए, ठीक है। नोट कर लिए सारे, लिख लिए, ठीक है। लिख लो बेटे, जल्दी लिखो।
फिर दूसरी प्रोजेक्टाइल कौन सी आएगी, ग्राउंड से आपने u वेलोसिटी थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल प्लस कितना एंगल बना थीटा, तो बॉडी ऐसे गई। कौन सी शेप है ये, पैराबोलिक। अब इसके में कुछ चीज़ें हैं कि बॉडी यहाँ से थ्रो की थी, ये कौन सा कंपोनेंट था, u साइन थीटा, इसको बोलेंगे u y वर्टिकल कंपोनेंट, ये x कितना u cos थीटा। बेटा ये डेरिवेशन सारी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। पहले वाले की डेरिवेशन नहीं आती होती, ये सिलेबस में डेरिवेशन नहीं इंक्लूडेड है, सिर्फ फॉर्मूले, इसी डेरिवेशन ही पेपर से आ सकती है। ठीक है, वीडियो चल रही है, ठीक है। बॉडी यहाँ से रिलीज़ की, ये कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, ये जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं वाई मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं इसको, वाई मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और ये पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट के बाद बॉडी आगे ही जाएगी कि ऊपर भी जा सकती है, क्या इस पॉइंट से और ऊपर जा रही है, ये मतलब मैक्सिमम है। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, 0। वर्टिकल वेलोसिटी अगर मैक्सिमम होती, वो कहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे। बॉडी आगे जा रही ऊपर, तो वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा होगा कि बढ़ रहा होगा, क्यों ज़्यादा क्यों होगा, ऊपर फोर्स लग रही है कि नीचे लग रही है। आपने बॉडी को थ्रो करते हो, ऐसे थ्रो करते हो, अगर अपवर्ड कंपोनेंट बढ़ेगा तो बॉडी और ऊपर जाएगी, बट एक्चुअली ऐसा हो रहा है, बॉडी जानी इधर थी ऐसे, बट चली गई ऐसे गई, फिर नीचे भी आ गई। इसका मीनिंग अपवर्ड कंपोनेंट वेलोसिटी का कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है। कौन कम कर रहा है, कोई फोर्स नीचे को लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन जी लगी कहाँ लग रही है, नीचे, यू एक्स है यू वाई, ठीक है। सो इस जगह पे जाके सिर्फ केडी वेलोसिटी रह जाती है, हॉरिजॉन्टल ओनली। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई भी प्रोजेक्टाइल हो कभी चेंज नहीं होगी। हमने एयर को इग्नेट करना है, एयर इंक्लूडेड नहीं है। अगर मान लो हवा फॉरवर्ड चलने लगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, अगर वहाँ से आ जाए स्पीड, बट हमने इग्नोर किया हुआ, अभी यूज़ नहीं कर रहे। तो आपने याद रखना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंजेस। वर्टिकल वेलोसिटी पहले क्या हो रही है, ऊपर थी, कम होती होती 0 गई, फिर कहाँ को डायरेक्शन होगी उसकी, नीचे। नीचे कौन खींच रहा है बॉडी को, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो वाई मैक्स है, इसका फॉर्मूला क्या था, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दो फॉर्मूले हैं इसके, इधर वर्टिकल यू वाई स्क्वायर बाई 2g कर दो, या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और बॉडी जब ग्राउंड पे गिरती है तब टाइम कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई g। या इसको बोल देते हैं 2u वाई बाई g। फॉर्मूले लर्न करने पड़ने, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलना। और ये जो रेंज है टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कितनी आती थी, साइन 2 थीटा बाई जी, यहाँ 2ux uy बाई जी। कोई भी फॉर्मूला पेपर में अगर ux uy तब लगाते हैं अगर आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज गिवन हो, इनिशियल वाली। देखो ये सारे ux uy पे डिपेंड कर रहे हैं, इनिशियल क्या था, इन बिटवीन पे डिपेंड नहीं कर रहे। मीन्स आपको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और थीटा पता होना चाहिए, आप फ्यूचर प्रोडिक्ट कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड नो एयर, एयर नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। अगर हवा आ गई फिर सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये रेंज है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये वाई मैक्स है। फिर किसी भी टाइम पे बॉडी जब यहाँ पहुँची, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये उसकी कौन सी वेलोसिटी आ गई, ये उसका वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी नहीं चेंज होना, ux ही रहना। बट वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली ज़्यादा था कि बाद वाला, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा थी कि बाद में कम ज़्यादा हो गई, बाद में ज़्यादा हो गई वेलोसिटी वर्टिकल के, कम हुई है। सोचो कम क्यों होगी, डाउनवर्ड जी लग रहा है। देखो जब आप किसी बॉडी को फॉरवर्ड एक्सेलरेट करते हो ना, स्पीड अप हो जाता है। बॉडी जहाँ सामने रही है, एक्सेल पीछे है, तो बॉडी स्लो होगी। ऐसे चौक देखो, मैं ऊपर थ्रो करूँगा, चौक नीचे क्यों आई है, क्योंकि मैंने तो उसको अपवर्ड फोर्स दी थी, नीचे क्यों आई, ग्रेविटी पहले। अच्छा ये एकदम से नीचे आई कि पहले ऊपर जाके रुकी फिर नीचे आई, रुकेगी, मीन्स इसकी अपवर्ड वेलोसिटी पहले क्या होगी, 0, फिर नीचे आएगी। यहाँ पे यही हो रहा है कि अपवर्ड कंपोनेंट पहले कम होना है, यहाँ पे जाके 0 होना है, फिर डायरेक्शन बदल जानी है। तो वी वाई क्या आना है, यू वाई माइनस जी टी।
v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना, यहाँ पे मैंने a की जगह माइनस जी क्यू पुट किया, वो डाउनवर्ड है, और बॉडी की वेलोसिटी का है अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड क्या चूज़ कर ली नेगेटिव। और यहाँ तक बॉडी ने आते आते ये क्या कवर किया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये क्या कवर किया, और जो इस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो तो सिंपल यू एक्स इंटू टी रहना सेम, पिछले सम में भी यही था, बट वहाँ पे सिंपल u था, यहाँ पे यू एक्स है। वहाँ पे u इसलिए था बिकॉज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों है, तो दोनों मेंशन करनी पड़ती है। और y किसके इक्वल आना है, u/t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस केस में वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल है, और g को नेगेटिव क्यों चूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे तो मैंने नेगेटिव लिखा नहीं था क्योंकि बॉडी को ऐसे थ्रो किया था, बॉडी का सिर्फ एक ही चांस था नीचे आना। यहाँ पे क्या है, पहले हाफ में बॉडी ऊपर जा रही है, अगले हाफ में आपको एक डायरेक्शन असाइन करनी पड़नी है। जनरली प्रोजेक्टाइल एंगुलर में अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड क्या चूज़ करते हैं, ये हो गई चीज़ें। फिर कुछ छोटे मोटे रिलेशन आपको पता होना चाहिए, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू, बॉडी को अगर आपने ये चौक को दूर से दूर फेंकना है, यहाँ शॉर्ट पुट थ्रो, पता है शॉर्ट पुट गेम होती है, वो बॉल को ना उन्हें पूरा प्रेस करके फेंकना होता है दूर से दूर, या हैमलिन पता ना, जेवलिन भी कहते हैं उसको, जो थ्रो करना, जिसमें इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था लास्ट ओलंपिक्स में। तो जेवलिन थ्रो कितने एंगल पे करें कि दूर तक बॉडी जाए, 45, पेपर में एमसीक्यू आता है, ठीक है। 45 डिग्री पे रेंज क्या होती है, और इसकी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होती है, ये रीज़न क्या है, बिकॉज साइन 2 थीटा की वैल्यू तब क्या हो जाती है, 1 हो जाती है थीटा 45 पुट करने पे मैक्सिमम। तो जब बैट्समैन ने 6 भी लगाना होता है ना, तो उसका एम क्या होता है कि बैट का फेस 45 डिग्री पे ओपन करें कि पूरा ही पुट कर दें, तो बड़ा वो लिमिटेड पुश करते हैं, ध्यान रखना कि बड़ा लिमिटेड पुश होता है टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। फिर इसके बाद एक पेपर में रिलेशन ये भी आ सकता है, रेंज और वाई मैक्सिमम रिलेशन, ये प्रूफ करना भी आना चाहिए, इसको लर्न भी करो। इट्स 4/tan थीटा, क्या ये 4/tan थीटा, ये याद रखना आपने। और जब थीटा 45 होगा तो tan 45 कितना होता है 1। फिर ये y और ये x, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, x और y में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, ये सॉरी ये वाले, ये y और ये x में टाइम। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, तो आपके पास आएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और वो बड़ी सी इक्वेशन आएगी, वो लर्न भी करनी होती है, उसका शॉर्टर फॉर्म लर्न कर लो, वो ज़्यादा इजी है। y इक्वल टू x tan थीटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई रेंज, ये लिख लो फॉर्मूला शॉर्टकट, y इक्वल टू tan थीटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई रेंज। डेरिवेशन आ सकती है बिल्कुल, मेरे जो फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ सभी के डेरिवेशन पॉसिबल है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो y की पावर कितनी है 1, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, जब एक वेरिएबल की पावर 1 होती है दूसरे की 2 होती है, कौन सा पाथ, पैराबोलिक। पेपर में आएगा शो दैट इट्स पाथ इज पैराबोलिक, तब आपको यहाँ तक प्रूव करना पड़ता है ट्रेजेक्टरी, एंड में लिखते हो y पावर 1 x पावर 2 इट इज़ पैराबोलिक फॉर्म में। मतलब टाइम करना क्या, ये और ये दो इक्वेशन लिख लेनी है, टाइम की वैल्यू यहाँ से निकालनी ईजी है कि नीचे से, तो इसको पुट करना, हर बुक में इसकी डेरिवेशन दी हुई है। ये थे फॉर्मूले, क्लियर हो गए। इन्हें मिनिमम फॉर्मूले लर्न करके जाने, पेपर में न्यूमेरिकल पता कैसे चलेगा कौन सा न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगना है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे बुक में, हर बुक में अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सिर्फ प्रोजेक्टाइल के मेरे को लगता है 5 या 6 फॉर्म सम है, इससे ज़्यादा नहीं है। वो 5-6 सम करने के बाद अपनी रेफरेंस पकड़ लो, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे तो होना, ठीक है। 3 दिन रह गए हैं पेपर में, ठीक है। तो जितने आपकी बुक हैं बैक एक्सरसाइज वो, और जो रेफरेंस भेजी हुई, जो असाइनमेंट्स भेजी थी, वो करो अच्छे से सॉल्व, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, आपने बताना है, ठीक है। सोचना, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले तो हैं ये क्लियर। लिखो 2 पार्टिकल थ्रोन एट θ1 एंड θ2 विद हॉरिजॉन्टल, 2 पार्टिकल थ्रोन एट θ1 एंड θ2 विद हॉरिजॉन्टल एट सेम स्पीड u, दोनों की स्पीड क्या है, सेम।
एक नू θ1 ਤੇ थ्रो किया, एक नू θ2 ਤੇ, बट स्पीड सेम है। ऐसी θ1 वाला, ठीक है, तो θ2 वाला आएगा। स्पीड दोनों की सेम है। ये फर्स्ट है, ये कौन है सेकंड, ये दिया हुआ आपको। क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल थ्रोन एट θ1 एंड θ2 विद हॉरिजॉन्टल, मतलब दो पार्टिकल्स हैं, यू हैव टू पार्टिकल विद यू, दे आर थ्रोन एट θ1 एंड θ2 विद हॉरिजॉन्टल एंड द मेक एंगल, वो तो बता दिया, एट सेम स्पीड। स्पीड की दोनों दी हूँ ना, साढ़े को चॉइसिस है, ठीक है। टिक द राइट ऑप्शन, असी राइट ऑप्शन टिक करनी है कि केड़ी ऑप्शन करैक्ट होएगी, वो बारे गल करनी है, ठीक है। हो सकता है मल्टी करैक्ट आंसर हो। पहली ऑप्शन लिखो, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट है θ1 ग्रेटर देन θ2, सेकंड है T1 ग्रेटर देन T2, फिर थर्ड है R1 ग्रेटर देन R2, फिर है टोटल एनर्जी U1 ग्रेटर देन U2। दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, इनमें से बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या पहली ऑप्शन करेक्ट है, गलत है? क्या θ1 θ2 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है बेटे। ए θ2 है, ए कौन है, बड़ा कौन है? θ1 बड़ा, θ1 इतना है, θ2 इतना है, तो पहली ऑप्शन करेक्ट, मल्टी करेक्ट आंसर है। दूसरी, टाइम ऑफ फ्लाइट तब तक नहीं निकलेगा जब तक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट का? 2u sin थीटा। u दोनों के लिए सेम है, g सेम है, थीटा, जिसका थीटा बड़ा होगा साइन थीटा भी बड़ा होगा। साइन 30 1/2 0.5 छोटा है, साइन 40 1/√2 1/√2 0.707 बढ़ गई ना वैल्यू। सो विद इंक्रीज इन एंगल साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीज। तो बताओ किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा? फर्स्ट, ज़्यादा एंगल होगा तो ए भी करेक्ट है, हो गया करेक्ट। रेंज किसकी ज़्यादा है बताओ बेटे, लास्ट में बताओ आप, रेंज किसकी ज़्यादा है? सेकंड θ2 पे कि θ1 पे? क्यों? डायग्राम नज़र आ रहा है, इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया ना हॉरिजॉन्टल, और पहले ने क्या किया, कम किया। क्या ये ठीक है? ये गलत है। लास्ट, यू क्या होती है? एनर्जी। क्या ये जनरली ये एनर्जी कौन सी, यू सिंबल कौन सा होता है पोटेंशियल एनर्जी का? कौन सिंबल होता है? अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पे डिपेंड करती है। क्या इसने बताया कि एनर्जी कहाँ पे ये है? नहीं, कुछ नहीं बताया, सिर्फ U1 U2 लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ टोटल एनर्जी। अब बताओ टोटल एनर्जी दोनों की सेम है कि कम है? मैंने क्या एयर इंक्लूड की यहाँ पे? क्या यहाँ फ्रिक्शन है? क्या ये एनर्जी लॉस होगा? टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। बॉडी को जब थ्रो करेंगे तब कौन सी एनर्जी थी बॉडी के पास? काइनेटिक। हाइट पे पोटेंशियल, ग्राउंड पे फिर काइनेटिक। लॉस तो नहीं आना। स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों को सेम स्पीड से थ्रो किया कि डिफरेंट स्पीड से? मास सेम है कि डिफरेंट? दोनों की इनिशियल काइनेटिक मास मैंने बताया कि 2, नहीं बताया तो आइडेंटिकल है। अगर मास के बारे में बात नहीं की तो क्या है? सेम। तो बताओ दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी कि डिफरेंट होगी? तो फिर टोटल एनर्जी क्या होनी थी? सेम। ये क्या कह रहा है? गलत। लग गया बेटे, ये कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? ये 2 ठीक हो गए, 2 नंबर मिल गए। ये 2 फॉल्स करे, 2 नंबर मिल गए। 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे आते हैं। है फॉर्मूला बेसिस में, इस सब में तो फॉर्मूला लगा ना इस पार्ट में, बाकी तो देख के ही हो गए। एक हाँ, एक सम पार्ट जे देखो MC की पूछे आएगा फिर नहीं करांगे, जो थ्योरी वाला पूछे फिर दसना पैना रीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अगला करते हैं, चलो अब करेक्ट लिखो। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होती है या r ω² होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला लिखवाया नहीं है, यूज़ आएगा तो यूज़ करेंगे। लिखो फाइन मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मल्टी करेक्ट भी हो सकती है अगेन। पहली स्टेटमेंट लिखो कॉपी पे, ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहली स्टेटमेंट है ये। सेकेंड लिखो, पार्टिकल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर, पार्टिकल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, टू रेडियस वेक्टर। सी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप ऑन चेंजिंग, of acceleration keep on changing, एंगुलर मोमेंटम, चलो एंगुलर कट कर दो, लीनियर मोमेंटम लिख दो क्योंकि एंगुलर पढ़ा ही नहीं अभी तक आपने। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, फोर्थ लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट चेंजेस डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट चेंजेस डायरेक्शन। चार स्टेटमेंट है, लिखो, नीचे एक लाइन लिख लो। आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑन बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बताइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फर्स्ट सही है, मान लो यहाँ पे बॉडी ए पे वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, ठीक है। फिर थोड़ा टाइम बाद बी पे पहुँचे, वेलोसिटी ये होगी, एक्सेलरेशन ये होगी टुवर्ड सेंटर। बॉडी जैसे जैसे सर्कल में यूनिफॉर्म मूव करती है, बॉडी की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है, एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में हमेशा एंगल कितना होता है? डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, बट मैग्नीट्यूड स्पीड का हर पॉइंट पे क्या रहता है? सेम। अब आप बताओगे क्या पहली ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, यस मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही है, बट सिंपल वेलोसिटी इक्वल थी, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। कहते पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। बताओ क्या पार्टिकल की वेलोसिटी रेडियस के हर परपेंडिकुलर? यस एवरी टाइम। थर्ड, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप ऑन चेंजिंग। पहले एक्सेलरेशन देखो कहाँ पे है, इधर, यहाँ पहुँची ये, आगे पहुँची ये, मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाय आर रहेगा सेम, बट डायरेक्शन क्या रहेगी? चेंज। सिर्फ ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो वी चेंज करता है। आप सर्कल में स्पीड अप कर रहे हो या स्लो डाउन कर रहे हो, बट यूनिफॉर्म में क्या है? मूविंग विद सेम स्पीड, जैसे ऐसे सेम स्पीड। लास्ट, लीनियर मोमेंटम कहते हैं कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है कि नहीं? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, वी वेक्टर है ना। तो बताओ वी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि सेम रह रही है? चेंज हो रही है, बट मैग्नीट्यूड क्या रह रहा है? सेम। चारों ही करेक्ट थी, ऑल फोर स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, ठीक है। लेक्चर कौन सा ये? चलो मैं आते हैं, जब तक एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो लिखो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, indicate direction of velocity and acceleration at the points mentioned in angular projectile. Acceleration at the points mentioned in angular projectile. Angular projectile, ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है। बताओ A पॉइंट पे एक्सेलरेशन कहाँ होगी? और ऊपर होगी, बॉडी को ऊपर को लेके जा रहा है, पुश कर रहा है, तो बॉडी को थ्रो करते हो। अब ऐसे प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है बताओ? अ बॉडी थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी एंड आफ्टर दैट इट मूव ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में मूव करे? बाद में कौन होता है बॉडी को जो ऊपर जाती बॉडी को नीचे लेके आता है? ग्रेविटी। इट मूव ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो बताओ ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन लगती है किस डायरेक्शन में लगती है? नीचे के ऊपर। क्या हर बार वो नीचे लगेगी कि कहीं ऊपर भी होगी? कभी इस केस में हर बार नीचे। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कहाँ होनी है? नीचे।
यहाँ पे भी क्या होनी है नीचे, यहाँ पे भी क्या होनी है, यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकलेगी, क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी। बेटे ये क्वेश्चन था बस, 3 नंबर का क्वेश्चन। हाँ 3 पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन और क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंट होती है और एक्सेलेरेशन देखनी पड़नी थी डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, फुटबॉल किक्ड एट 45 डिग्री, फुटबॉल किक्ड एट 45 डिग्री फॉर 20 मीटर पर सेकेंड, फॉर 20 मीटर पर सेकेंड, kicked at 45 degree for 20 मीटर पर, मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड एंड कितने एंगल पे थ्रो किया है, 45 डिग्री। आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, फाइंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। बेटे हाईएस्ट पॉइंट ये बी है, कितनी एक्सेलरेशन होती है वहाँ पे, 0। कितनी होती है एक्सेलरेशन, क्या थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे सेम होती है प्रोजेक्टाइल में कि डिफरेंट, डिफरेंट होती है कि सेम। आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दो, अर्थ यहाँ पे भी जी अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे भी जी, यहाँ पे भी जी, यहाँ पे भी जी, हर जगह क्या अप्लाई करेगा, सेम। एक्शन कितनी आएगी बॉडी की, जी डाउनवर्ड। हाईएस्ट पॉइंट पूछा है ना, और हाईएस्ट पॉइंट पे अभी मैंने फॉर्मूला अपने नोट्स में देखो अभी लिखवाया मैंने। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कौन सी होती है, क्या पूरी वेलोसिटी धीरे, बॉडी रुक गई यहाँ पे, ऐसे होता है। मैं चौक को ऐसे थ्रो करता हूँ, मान लो थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट रुक के ऐसे आती है चौक कि आगे जाती है, आगे कौन लेके गया, बॉडी की वेलोसिटी कितने कंपोनेंट है, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल थे। हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सा कंपोनेंट 0 होता है, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल 0 हो जाता है, मीन बॉडी ऐसे जाएगी, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल 0 हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल रह जाएगा। बॉडी जब आप थ्रो करते हो ऊपर, कौन सा कंपोनेंट डिक्रीज होता है,